हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की हम बात कर रहे थे। जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लॉट की फॉर्म में, तो वो प्लॉट किस किस तरीके के हो सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हमें एनपीसी, स्क्यूनेस और कर्टोसिस का क्या मतलब होता है, कर्टोसिस, कुर्टोसिस, कई तरीके से प्रोनाउंस कर लेते हैं लोग, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले नॉर्मल कर्व। तो नॉर्मल का क्या मतलब है? कर्व तो हमें पता है, चलो ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो उसको हम बाद में कर्व बोल देते हैं। ठीक है, वो किस शेप में है, तो कर्व इस तरीके से, या कर्व मतलब मुड़ रहा है ना कहीं पे, अगर इस तरीके का होता तो स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं, राइट। बट नॉर्मल का क्या मतलब है? तो नॉर्मल इज लाइक एवरेज। कई बार बोल देते हैं ना कि हाँ ये बच्चा तो पढ़ाई में नॉर्मल है, यानी कि एवरेज है, ओके है। ठीक है, तो वैसे ही जब हम मान लो मैं क्लास में किसी बच्चों का टेस्ट ले रही हूं सबका, तो अगर 50 बच्चे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि 50 के सेम मार्क्स आए, राइट। किसी के ज्यादा आएंगे, किसी के कम आएंगे, किसी के मीन से थोड़े कम ज्यादा उसके ऊपर, मतलब हमें पता चल जाएगा कि कम ज्यादा हैं, जरूरी नहीं है सारे के सारे नॉर्मल हों। तो जो नॉर्मल से अबव या बिलो हैं उन पॉइंट्स को हम अब नॉर्मल बोल देते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहे बच्चों का टेस्ट ले रही हूं, चाहे वो अचीवमेंट स्कोर हो, इंटेलिजेंस स्कोर हो या रेटिंग स्कोर हो, कोई भी तरीके का स्कोर जब मैं कलेक्ट कर रही हूँ, डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, या मैं टेस्ट के नंबर कलेक्ट कर रही हूँ, चाहे वो एजुकेशन में हो, साइकोलॉजी में हो, सोशियोलॉजी में हो, तो रैंडमली जब हम क्या करते हैं, कोई भी सैंपल सेलेक्ट करके जब मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया तो मैं क्या करूंगी, उसको प्लॉट करूंगी, मतलब उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डाटा को ना प्लॉट पे दिखा दिया, राइट, ताकि इजीली समझ आ सके। तो वो इजीली जब समझ आ जाएगा, और अगर वो प्लॉट करते टाइम इस तरीके का ग्राफ आता है, यानी कि एक बेल शेप्ड, घंटी के आकार का है ना ये, अगर एक बेल शेप्ड कर्व आपको दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, नॉर्मल कर्व। क्योंकि इसमें हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी है, कम की, ज्यादा की, तो इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोल दिया जाता है। ओके, बहुत सारी बुक्स में आपको सिर्फ नॉर्मल कर्व ही लिखा मिलेगा, ये देखिएगा अगर आप कभी बुक पढ़ते हैं तो। ओके, अब ये क्या होगा जी, हाईएस्ट पॉइंट होगा कर्व का, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके होंगे वो यहां दिखेगा आपको, यहां पे इधर कम कम और इधर भी कंपैरेटिवली कम मार्क्स दिखेंगे, राइट। यहां पे क्या होगा, ये जो मिडिल लाइन हमने खींची है, जिसको वर्टिकल मिडिल लाइन लिख रखा है, ये क्या है जी, यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों चीजें हमें बराबर दिखाई देंगी। तो अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं तो थियोरेटिकल एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, बेल शेप्ड कर्व होना चाहिए, या फिर या इस पॉइंट पे इसका जो बेल शेप्ड कर्व का मीन है, मीन, मीडियन, मोड सेम होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप थियोरेटिकली भी लिखेंगे जो आपको इस ग्राफ में दिख रही हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा जब भी हम ये कर्व्स पढ़ते हैं, यहां पे एंड टर्म पे आपको ये नीचे वाली लाइन से टच्ड नहीं मिलेंगे, यानी इनकी वैल्यू कहीं भी 0 के अराउंड या एग्जैक्टली आपको ये टच करते हुए नहीं मिलेंगे बेस लाइन को। ठीक है, तो व्हेन वी प्लॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डाटा ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं डाटा को पूरा का पूरा ग्राफ पेपर पे, सो उस टाइम पे एक टिपिकल कर्व अगर हमें मिलता है और वो टिपिकल कर्व ये है, तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस बेल शेप्ड कर्व को नॉर्मल कर्व बोल देते हैं। बहुत जगह पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोल देते हैं, एनपीसी। ठीक है, लैप्लेस और गियर्स, इन्होंने क्या किया जी, इस कर्व को इंडिपेंडेंटली ड्राइव किया था। फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इस तरीके वहां उस फील्ड में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाके एक नॉर्मल कर्व कैसा होगा, क्या होता है, वो इन्होंने बताया था। लेकिन अब नॉर्मल कर्व तो इट्स लाइक कि एक आइडियल चीज हो गई, बट जरूरी तो नहीं है ना कि क्लास में सब बच्चों के नंबर इस तरीके से आए कि एक नॉर्मल कर्व बन जाए, राइट। ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे बच्चों के मार्क्स बहुत सारों के कम हों तो वो इस तरीके का कुछ ग्राफ बन जाए, या हो सकता है कि बच्चों के मार्क्स मीन से ज्यादा हो तो इस तरीके का कुछ बन जाए, राइट। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बने, ये तो एक तरीके से परफेक्ट वाली सिचुएशन हो गई, और चीजें परफेक्ट तो बहुत रेयर होती हैं, राइट। तो अगर वो कर्व नॉर्मल कर्व नहीं है तो उसको हम दो तरीके से देखते हैं, एक स्क्यूनेस की टर्म में, कर्टोसिस की टर्म में। तो नॉर्मल कर्व तो परफेक्टली सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल मतलब इसका ये जो लेफ्ट हाफ है और जो राइट हाफ है दोनों बराबर हैं, राइट। तो ये जो हमारा नॉर्मल कर्व है ये हो गया जी सिमेट्रिकल। स्क्यूनेस की अगर हम बात करेंगे तो स्क्यूनेस रेफर्स टू द लैक ऑफ सिमेट्री, यानी उस टाइम पे हमारे पास सिमेट्रिकल चीजें नहीं हैं, यानी जो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ की हम बात कर रहे हैं वो सेम नहीं है,
यानी कि ऐसा नहीं है लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, ठीक है। तो जब लेफ्ट और राइट सेम ना हो, कोई सिमेट्री ना हो, तो वो एक लैक हो गया, कमी हो गई सिमेट्री की। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में या तो लेफ्ट साइड पे इंक्लाइंड होंगी चीजें या राइट साइड पे इंक्लाइंड होंगी, जो मैंने आपको बताया था कि या तो इस तरीके से कुछ हो या फिर यहां से जाके इस तरीके से कुछ हो, राइट। तो वो जिस भी साइड इंक्लाइंड ज्यादा होगा उस बेसिस पे दो टाइप हम पढ़ते हैं, एक नेगेटिव स्क्यूनेस और एक पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। ये रहा जी नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव में क्या है, ये था ना हमारे पास इस तरीके का नॉर्मल था, तो ये नॉर्मल से क्या हो रहा है, राइट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, राइट। इसमें क्या है, मीन, मीडियन और मोड में क्या होगा, सबसे कम मीन है और मोड जो है वो सबसे ज्यादा है, ओके, क्योंकि वैल्यूज इधर इंक्रीज हो रही हैं। तो मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू इस तरीके से रहेगी। नेगेटिव स्क्यूनेस होगा जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं उनके स्कोर्स हायर देन एवरेज हैं, यानी कि ये देखिए यहाँ पे है ना ज्यादा बच्चे, तो है ना, तो ये मीन और इधर है कम है, तो मीन से ज्यादा बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं। तो कई बार ना ये क्वेश्चन जब एप्लीकेशन फॉर्म में पूछ लिया जाता है ना, कोई नेट वगैरह के एग्जाम में, या हो सकता है थियोरेटिकल एग्जाम में भी अगर अच्छा पेपर बना रहे हो तब आ रहा हो, तो उसमें कई बार पूछ लेते हैं कि अगर मीन से ज्यादा है बहुत सारे बच्चों के मार्क्स तो वो किस तरीके की स्क्यूनेस होगी, और वो टेस्ट जो बनाया गया है जिसपे ये जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो टेस्ट डिफिकल्ट है या फिर क्या है, ईजी है। तो अगर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स मीन से ज्यादा हैं, दैट मीन्स वो टेस्ट बहुत इजी था, राइट, और वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस। लेकिन पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या हो जाएगा, जब ये लेफ्ट साइड में इंक्लाइंड हो, जिसमें मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा हो, मीडियन कम, मोड उससे भी कम। क्योंकि नॉर्मल में क्या पढ़ा था हमने, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन, मीडियन और मोड तीनों के तीनों क्या है जी, इक्वल हैं, राइट। अब अगर वो इक्वल नहीं है तो वो स्क्यूनेस हो गई, पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यूनेस हो सकती है। नेगेटिव में हमारे पास मीन कम था मीडियन से, फिर मोड सबसे ज्यादा था। यहाँ पे मीन सबसे ज्यादा होगा, फिर मीडियन और फिर मोड। तो यानी कि ये बोल सकते हैं हम कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो हैं वो लेस देन दी एवरेज स्कोर हैं, और लेस देन अगर एवरेज से भी कम आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, दैट मीन्स वो टेस्ट जो है हमारा वो टफ था, ठीक है। चलिए अब इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कितनी स्क्यूनेस है। तो जहां पे भी स्टैट में कंप्यूटेशन वर्ड है, दैट मींस हाउ विल यू कैलकुलेट दैट वैल्यू। सो कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारी स्क्यूनेस निकल जाएगी, जिसको SK से हम डिनोट करते हैं बहुत बार, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ताकि आपको अगर मीन, मीडियन दिया हुआ है तो आप ये चीजें निकाल पाए। अब अगर परसेंटाइल दिया हुआ है आपको वैल्यूज में, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यूनेस SK हमारी क्या हो जाएगी, परसेंटाइल यानी 90th परसेंटाइल माइनस 10th परसेंटाइल डिवाइड बाय 2 और माइनस में P50 यानी 50th परसेंटाइल, ठीक है जी। सो ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एक बार मैं लिख के बता देती हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। अगर गड़बड़ लगे ऊपर वाले में, डिवाइड बाय 2 और माइनस में P50, यानी पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल माइनस द 50th परसेंटाइल वैल्यू फ्रॉम दिस, ओके। सो ये हो गए क्या, अगर परसेंटाइल दे रखा है या फिर हमें मीन, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। लिमिट्स क्या होंगी कोफिशिएंट की, इसकी COE आएगा, कोफिशिएंट की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा। स्क्यूनेस SK जो है ना, इसकी पॉजिटिव स्क्यूनेस अगर है, अच्छा ओके, वैल्यूज +-3 तक वेरी करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ये यहाँ लिखा नहीं गया तो मैंने प्लस माइनस ऐसे लिख दिया। सो +-3 तक वेरी करेगी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू। अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो पॉजिटिव है ना, मतलब 0 से ऊपर रहेगी और 3 से नीचे रहेगी, और अगर 0 से नीचे है और -3 से ऊपर है तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाएगा, ओके। यानी इन फॉर्मूलाज को रख के जब हम स्क्यूनेस कैलकुलेट करेंगे तो वो प्लस से -3 तक ही वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है जी। अब बात आती है कर्टोसिस की। तो कर्टोसिस में क्या होता है कि बहुत सारे जो फ्यू इंडिविजुअल, मतलब इसमें ना ऐसे नहीं होता कि बहुत सारों का एक ही तरफ है, या मतलब बहुत सारे जो है लेफ्ट में या राइट में इंक्लाइंड है। इसमें क्या है कि अगर हमारा ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व था, तो इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो ये कम होंगे, मतलब यहाँ पे फ्यू कुछ एक बच्चों के मार्क्स ही एवरेज के पास होंगे, ठीक है। तो एवरेज के पास बहुत कम बच्चों के मार्क्स हैं, यानी मेरा ये कर्व इस तरीके से हो सकता है, यानी ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। अगर ये हो कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स यहाँ पे एवरेज के पास हैं, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पीक्ड हो जाएगा,
ठीक है, तो या तो ये टू पीक्ड होगा जब बहुत सारे केसेस सेंट्रल एरिया में हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, और या फिर ये फ्लैट हो जाएगा। तो ये जो फ्लैट होना और पीक्ड होना, ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या कहलाएंगी जी, कर्टोसिस। और इसमें कैसे दिखेंगी, ये रहेगा प्लैटिकर्टिक, जिसमें फ्लैट हो रही हैं चीजें। मतलब हमारा ग्राफ तो इस तरीके का था ना नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा फ्लैट हो गया क्योंकि ज्यादा बच्चों के मार्क्स है नहीं वहां। सो फ्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी प्लैटिकर्टिक व्हेन इट इज फ्लैटर देन नॉर्मल। तो जब एनपीसी के कंपैरिजन में ये फ्लैट है तो प्लैटिकर्टिक है, अगर ये फ्लैट की जगह पीक्ड है तो ये क्या हो जाएगा, लैप्टोकर्टिक। लैप्टो मतलब लपटें, लपटें से याद रख सकते हो, जैसे लपटें उठती है ना आग की, तो वो लपटें तो बहुत ऊंची ऊंची जाएंगी, तो एक लपट मतलब बहुत पीक दिखेगा यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, प्लेटी मतलब ऐसे प्लैट, प्लेट नहीं होती हमारी प्लेट, तो वो प्लेट मतलब प्लेन रहेगी एक तरीके से। तो प्लेटिकर्टिक में आप याद रख सकते हैं फ्लैट हैं चीजें, और लेप्टोकर्टिक में लपटें उठ रही हैं, तो वो क्या है जी, पीक्ड है। देन आता है मीजो। हम यूजुअली क्या करते हैं कि हाइपो मतलब कम, हाइपर ज्यादा, तो मीजो बीच में कहीं होता है। सो मीजोकर्टिक क्या है कि ये ऑलमोस्ट किस जैसा है, मतलब ये ना तो ज्यादा फ्लैट है ना ही ज्यादा पीक्ड है, तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जैसा है। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, मेसोकर्टिक। अब बात आती है कि हम कर्टोसिस की वैल्यूज को कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो कर्टोसिस का फॉर्मूला हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड बाय 90th परसेंटाइल माइनस में 10th परसेंटाइल। ठीक है, सो ये इसका जो है क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जो आपको पता होना चाहिए। एंड अगर नॉर्मल ये जो कर्टोसिस हम निकालेंगे ना, तो नॉर्मल कर्व के लिए ये आता है 0.263। अगर ये कर्टोसिस ज्यादा है इस नॉर्मल कर्व से तो प्लैटिकर्टिक हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू कम है तो लेप्टोकर्टिक हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम डाटा को निकालेंगे। तो आई होप आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, उसमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस का मतलब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, नॉर्मल कर्व की। पता नहीं क्या हो गया लास्ट में। तो नॉर्मल कर्व की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।